नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात के मोरबी में हुए हादसे की। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के मोरबी जाएंगे और इस दौरान वो पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री घटनास्थल पर भी जाएंगे। इस दौरान उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और आला अफसर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री हादसे में घायल लोगों से भी मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले कल मोरबी के अस्पताल में आनन फानन में रंगाई पुताई का काम शुरू कर दिया गया। वाटर कूलर बदले गए, साफ चादर बिछा दी गई। जिस तरह से ये सब काम अचानक से शुरू हुआ, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इधर कल प्रधानमंत्री ने इस मामले को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी की है। कल रात को इस वक्त मोरबी के सिविल हॉस्पिटल में चीख पुकार का आलम था। एम्बुलेंस के बाद एम्बुलेंस यहां पर लाशों को लेकर आ रही थी। जो लोग जख्मी हुए थे पुल टूटने के बाद उनको लेकर आ रही थी। आज शांति है, लेकिन उस शांति के बीच इस अस्पताल में आनन फानन में काम किया जा रहा है। इस अस्पताल का रंग रोगन किया जा रहा है। कई जगह पर ईंट पत्थर लगा के अस्पताल को चमकाने की कोशिश की जा रही है। ये एक स्लैब अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अभी नया नया बना है। पुराने वाटर कूलर जो अभी तक मरीजों के लिए छोड़ दिया गया था, मरीज इसी वाटर कूलर से, इस गंदे और पुराने वाटर कूलर से अपना काम चला रहे थे, जिसके ऊपर अभी आपको अगर यहां पे मैं दिखाऊं, ये लिखा भी हुआ है वाटर कूलर के लिए कि किस वार्ड का ये वाटर कूलर है। उसके भी दिन फिर गए हैं। एक नया वाटर कूलर यहां पर ले आया गया है। इतना नया वाटर कूलर है कि इसका जो डब्बा है वो भी अभी पूरी तरीके से यहां से उठाया नहीं गया है। डब्बा बिल्कुल मेरे पीछे यहां पर आप देखें तो रखा गया है। अब आपको इस वार्ड की कहानी भी दिखा देता हूं। यहां पर उस पुल की जो दुर्घटना थी, उसके कुछ लोग जो हैं वो यहां पर जख्मी हैं, उनको यहां पर रखा गया है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर करीब 1, 2, 3 और 4 इस तरफ 7 लोग यहां पर रखे गए हैं, क्योंकि कल प्रधानमंत्री यहां पर इनसे मिलने आ सकते हैं। तो उसके लिए प्रशासन जो है पंखों की सफाई, पूरे वार्ड की सफाई में व्यस्त है। नई चादरें यहां पर बिछाई गई हैं। आनन फानन में अभी इन चादरों को लाकर यहां पर बिछाया गया है। कुछ लोगों से हमने पूछा कि क्या यहां पर भी इस तरह की सफाई हुई है, तो बताया गया ये तकिए चादर अभी लगाए हैं, अभी लगाए हैं। आके कब लगाए हैं भाई साहब? अभी थोड़ी देर पहले। आपकी तबीयत ठीक है? अब ठीक है, बेहतर महसूस कर रहे हैं? तो ये चादर और तकिए सब साफ करके अभी लगाए हैं इन्होंने। ये नई चादर तकिए हैं, लेकिन इन पे भी अभी धूल काफी है, क्योंकि सफाई का काम चल रहा है। कब से कर रहे हैं आप लोग सफाई? कब से सफाई कर रहे हैं? अभी शुरू कर रहे हैं? 1 घंटे शुरू हुआ है। तो सारे हर कमरे की सफाई करनी है? हर कमरे की सफाई करनी है। ये बहुत थोड़ा विचलित करने वाला भी है। वो व्यक्ति हैं वहां पर बेचारे, देखिए आप किस हालत में उस बेड पर हैं। इससे पहले शायद किसी को ध्यान नहीं था। अब आनन फानन में सफाई की गई, गद्दे बदले गए, ये वार्ड से कचरा निकाल के ले जाया जा रहा है। आपको और भी दिखाता हूं कि ये जो बाथरूम वगैरह हैं, इनकी भी धुलाई का कार्यक्रम चल रहा है। अच्छी बात है, कम से कम इस बहाने इस अस्पताल को थोड़ी सफाई जरूर नसीब हो गई है। ये देखिए किस तरीके से तेज गति से काम चल रहा है, सफाई चल रही है ये अस्पताल के अंदर। और ये वार्ड हैं, ये वार्ड के अंदर ये बिल्कुल साफ करके इन वार्ड्स में नए बेड लगाए जा रहे हैं, चीज़ें लगाई जा रही हैं। ये बताया गया कि ये सब चीज़ें आई थी जो वार्ड हैं उसमें लगाने के लिए। तो सफाई के साथ साथ यहाँ पर कोशिश यही की जा रही है। ये देखिए आप देखेंगे यहाँ पर ये सफाई का काम कर रहे हैं, और एक समझ लीजिए कि पूरा एक नया वार्ड ही तैयार किया जा रहा है, जिससे कि प्रधानमंत्री जी को ज़्यादा परेशानी ना हो इधर उधर जाकर लोगों से मिलने की। असलियत अस्पताल की वो भी आपको छत दिखाएगी, वो टपकती हुई छत आप देख रहे हैं, यही वो अस्पताल की असलियत है, जिसे शायद छुपाने के लिए इतनी मेहनत, इतनी कवायद इस वक्त की जा रही है। चारों तरफ झाड़ू लिए, पुताई करते हुए, सीमेंट लिए आपको लोग दिखाई पड़ जाएंगे। रात रात में अस्पताल की सूरत जरूर बदल जाएगी। पर सवाल अब ये उठ रहा है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद भी, इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी, क्या प्रधानमंत्री के सिर्फ आगमन से कुछ घंटों पहले इस तरह की जो कवायद है, अस्पताल को चमकाने की जो कवायद है, वो कहां तक सही है? पवन कुमार,
और सहयोगी रवि के साथ अंकित त्यागी, मोरबी, एनडीटीवी। तो प्रधानमंत्री के दौरे से पहले अस्पताल को आनन फानन में चमकाया जा रहा है। वहीं इस हादसे के बाद से कई लोग अब भी लापता हैं। उनकी तलाश में उनके रिश्तेदार अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनों से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। पीड़ितों का कहना है कि प्रशासन प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियों में व्यस्त है। ऐसे ही एक शख्स से बात की हमारे सहयोगी अंकित त्यागी ने। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विनोद दाफड़ा है और ये मेरे साडू भाई का लड़के हैं और लड़की है। वो कल से गुम है उधर ही अपने ब्रिज पे, अभी तक नहीं मिले। कुछ भी उधर भी कुछ काम काज कुछ भी नहीं चल रहा है, अभी उधर कुछ नहीं चल रहा है। हम 2 दिन से ऐसे घूम रहे इधर। ये कल से लापता? हाँ, कल से। आपने यहाँ पे मोर्चरी वगैरह सब जगह पूछा? सब जगह इधर सब कोना कोना देख लिया, अभी तक उधर भी कुछ काम नहीं। ऐसा बोलते हैं बॉडी उधर मिलेगी तो कुछ काम तो चल नहीं रहा है उधर। क्या कह रहे हैं अभी आपको? अभी मैं ऐसा बोलूँ, कामगिरी करो। अगर ये है हाजिर में इधर तो दिखाओ। डेड बॉडी हो तो डेड बॉडी दो हमें, लापता हो तो ऐसा बोलो गुमशुदा हो गए, ये हो गए। बोल दीजिए इसको दोबारा। ये आए थे यहाँ पर घूमने के लिए? हाँ, घूमने के लिए आए थे इधर और तब से गायब? हाँ, तब से गायब है। अस्पताल वाले आपको क्यों लग रहा है कि अभी आपको जवाब नहीं दे पा रहे? अभी कुछ उधर जहाँ पे मैं घटना स्थल पे मैं गया उधर देखा, मतलब कल से बॉडी निकाली रहे थे। ठीक, आज मैं अभी उधर गया, अभी कल से हमारी बॉडी ये वाले नहीं मिले अभी तक नहीं, मतलब कुछ भी लगा उसको ये वो वगैरह। अगर डेट हो गई है तो भी सामने लाओ ना। वो जो कुछ आता पता ही नहीं है। कुछ आता पता ही नहीं है, कुछ आता पता नहीं है। मनीषा बेन नाम है इसका, दक्षा बेन गोविंद भाई, जामनगर से हम। अभी अस्पताल इधर से 130 किलोमीटर दूर कल से हम इधर आए हुए हैं। अस्पताल में लोग बिजी हैं तैयारियां कर रहे हैं। वो तो तैयारी करेंगे ना, हमारे पीएम साहब आ रहे तो तैयारी करेंगे ना। नए हो गए, कलर मारेंगे ऐसे चले जाएंगे, उसके बाद कौन क्या देखता है वो कुछ पता ही नहीं है। यही हालत है हमारे देश की। बहुत नाराज हैं और नाराज हो गए ना सर, कल से नहीं देखा किसी को। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किसी परिजन के लिए इससे ज़्यादा परेशानी की बात, इट कांट बी मोर पेनफुल फॉर एनी फैमिली मेम्बर टू नॉट नो द फेट ऑफ देयर लव्ड वंस। दे आर स्टिल सर्चिंग फॉर दीज टू पीपल। दोनों लोग लापता, दोनों लोग, फॉर बोथ ऑफ देम। दे आर सर्चिंग फॉर बोथ ऑफ देम। नो आंसर्स अभी कुछ कामगिरी नहीं चल रहा उधर, नो कुछ नहीं आंसर्स आर बीइंग गिवन टू देम। तो जो कुछ हो रहा है, निराश हैं, हताश हैं लोग। इधर अस्पताल की रंगाई पुताई को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि त्रासदी का इवेंट, प्रधानमंत्री मोदी मोरबी के सिविल अस्पताल जाएंगे, उससे पहले वहां रंगाई पुताई का काम चल रहा है, चमचमाती टाइल्स लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर में कोई कमी ना रहे, इसका सारा प्रबंध हो रहा है। इन्हें शर्म नहीं आती, इतने लोग मर गए और ये इवेंट बाजी में लगे हैं। ये कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी ट्वीट करके हमला बोला है। कहा है कि मोरबी सिविल अस्पताल में रातों रात रंगाई पुताई की जा रही है ताकि प्रधानमंत्री मोदी के फोटोशूट में घटिया बिल्डिंग की पोल ना खुल जाए। 141 लोग मर चुके हैं, सैकड़ों लापता है। असली दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन भाजपाइयों को फोटोशूट करके लीपापोती की पड़ी है। तो मोरबी में हुए हादसे में 130 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिनमें बड़ी संख्या जो है बच्चों की भी है। काफी संख्या में घायलों का इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। कई ऐसे परिवार हैं जहां कई लोगों की जान चली गई और अब उनके लिए सब कुछ हमेशा के लिए बिखर गया है। आइए देखते हैं हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे की ये रिपोर्ट। मेरे चाचा के 2 लड़के थे, उसकी बीवी थी, उसके दोनों भाई के 2 बच्चे थे। एक हमारी बहन थी, उसके 2 बच्चे थे। टोटल 8 आदमी थे। उसमें एक हमारा जो भाई था उसकी बीवी बच गई, बाकी 7 डेड हो गए। कल वो लोग वहीं पुल पे गए हुए थे? जी हाँ, हमारी बहन आई थी जामनगर से, उसको लेके घूमने गए थे। मोरबी सस्पेंशन ब्रिज हादसे में अब तक मारे गए 141 लोगों में से 47 बच्चे हैं। रविवार शाम घूमने के लिए उस पुल पर आए इन लोगों का जैसे मौत इंतजार कर रही थी।
7 महीने बाद खुले इस पुल के केबल टूटने से कुछ ही पल में कई हंसती खेलती जिंदगियां मौत के आगोश में समा गईं। मरने वालों की तादाद रविवार रात से लेकर सोमवार सुबह तक बढ़ती रही और इनके साथ सैकड़ों परिवारों पर दुख का पहाड़ टूटता जा रहा था। राजकोट से बीजेपी सांसद मोहन भाई कुंदरिया के ही परिवार के 12 लोग इस हादसे में जान गंवा बैठे। मोहन भाई रात भर राहत और बचाव कार्य में जुटे रहे। घटनास्थल से करीब 3 किलोमीटर दूर मोरबी के सरकारी अस्पताल में घायल पहुंचते रहे। हादसे का ब्यौरा बताते रहे। असमिन भाई, आप कल उस ब्रिज पे मौजूद थे जब ये दुर्घटना हुई। कितने बजे का समय रहा होगा? 6:30 बजे। और कितने लोग उस ब्रिज पे होंगे? 400 से 500 जना था। 400 से 500। आप मुझे आपने टिकट कोई खरीदा था? आप मुझे दिखा पाएंगे टिकट कोई? तो ये वो टिकट है, मैं आपको दिखा दूं, ये असमिन भाई हमें दिखा रहे हैं। 17 रुपए का ये टिकट है जो सभी लोगों को बेचा गया था। और इसमें ओरेवा का, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें ओरेवा कंपनी का ब्रांडिंग भी आपको दिखेगा। आप कब से आप यहीं पे बैठे हैं? कल से? हाँ, कल शाम से यहीं पे बैठे हैं। मोरबी की मच्छू नदी पर बना 100 साल पुराना ये पुल ब्रिटिश दौर का था। गुजरात की ओरेवा कंपनी ने 7 महीने तक इसकी मरम्मत का काम किया। ओरेवा घड़ी बनाती है और बुनियादी ढांचों से जुड़े ऐसे प्रोजेक्ट का उसका अनुभव नहीं है। कंपनी ने 2 करोड़ रुपए की लागत से पुल की मरम्मत का काम एक छोटी कंपनी को ठेके पर दे दिया था। हम ठीक ब्रिज के नीचे खड़े हैं और आप एक बार ब्रिज का पूरा लेंथ देखिए कि कितना बड़ा ब्रिज है। ये केबल ब्रिज था, गुजरात का हिस्टोरिकल ब्रिज है। जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये ऑलरेडी एक जर्जर हालत में था। जब सरकार ने रियलाइज किया इसको मार्च में कि इस ब्रिज को रेनोवेट करने की बहुत जरूरत है, सरकार ने इस ब्रिज को बंद किया। ओरेवा ग्रुप नाम की एक कंपनी को रेनोवेशन का कार्य सौंपा गया। ओरेवा ग्रुप ने इस ब्रिज को 26 अक्टूबर को, जब गुजरात में न्यू ईयर मनाया जाता है, हमें बताया जा रहा है कि उन्होंने बिना फिटनेस सर्टिफिकेट लिए हुए इस ब्रिज को पब्लिक के लिए खोल दिया। मोरबी से तनुश्री पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो मोरबी पुल की घटना का ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एसआईटी जांच कराने की इसमें मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए देश भर में जितने भी पुराने पुल या स्मारक हैं, वहां होने वाली भीड़ को मैनेज करने के लिए नियम बनाने की मांग इसमें की गई है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने यह जनहित याचिका दाखिल की है। गुजरात के मोरबी केबल ब्रिज हादसे के मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राजकोट रेंज के आईजी ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि घटना से संबंधित अन्य लोगों की तलाश जारी है और आगे सबूत मिलने पर और लोगों की गिरफ्तारी होगी। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें ओरेवा कंपनी के 2 मैनेजर, 2 टिकट क्लर्क, 2 कॉन्ट्रैक्टर और 3 सुरक्षा गार्ड शामिल हैं। हादसे की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया है। आपको बता दें कि रविवार की शाम पुल गिरने से 134 लोगों की जान चली गई थी। तो मोरबी में हुए हादसे की जांच अब शुरू कर दी गई है और बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर इस पुल की सही तरह से मरम्मत हुई थी या नहीं हुई थी। एफआईआर में लिखा है कि कंपनी ने सही तरीके से मरम्मत नहीं की थी, गंभीर लापरवाही यहां पर बरती गई, जिससे यह हादसा हुआ। ओरेवा कंपनी का दावा था कि मरम्मत के बाद पुल 8 से 10 साल चलेगा, लेकिन वो पुल 1 हफ्ते में भी नहीं टिक पाया। पिछले हफ्ते मोरबी सस्पेंशन ब्रिज के फिर से खोले जाने की ये तस्वीरें। ये हैं जयसुख भाई पटेल और उनका परिवार। जयसुख भाई उस फर्म ओरेवा के प्रमुख हैं जिसने इस पुल की मरम्मत करवाकर 5 दिन पहले 26 अक्टूबर को उसे फिर से खोल दिया था। ओरेवा नाम की उनकी कंपनी घड़ी, कैलकुलेटर, एलईडी लाइट्स और ऐसे अन्य सामान बनाने के लिए जानी जाती है। ये ओरेवा कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग हब है और ये बड़ा बोर्ड कहता है कि ये कंपनी घड़ियां बनाती है, अलार्म क्लॉक्स बनाती है, टेलीफोन बनाती है, कैलकुलेटर बनाती है, सीएफएल बनाती है, पर कहीं पर भी ये कंपनी
पुल बनाती है या उनकी मरम्मत करती है, ऐसा ना तो दिखाया गया है, ना ही उसके बारे में कोई जिक्र है। बड़ा सवाल यही है कि बिना टेंडर के क्यों एक ऐसी कंपनी जो घड़ी बनाती है, जो CFL बनाती है, उसको ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। पुलिस ने सस्पेंशन ब्रिज हादसे में जो FIR दायर की है, उसमें कहा गया है कि जिन व्यक्तियों या एजेंसियों को इस केबल ब्रिज के मरम्मत, रखरखाव और मैनेजमेंट का काम सौंपा गया था, उन्होंने मरम्मत और रखरखाव का काम ठीक से नहीं किया। जैसे उन्होंने पुल का ठीक से क्वालिटी चेक नहीं किया और उसकी उचित देखभाल और मैनेजमेंट नहीं किया। इस गंभीर लापरवाही और गैर जिम्मेदारी के चलते 26 अक्टूबर 2022 को यह पुल जनता के लिए खोल दिया गया, जबकि ये आशंका थी कि ऐसा करने से लोगों को चोट लग सकती है और मौत भी हो सकती है। इसी कारण कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। ये पुल तब टूटा जब एक पुराना केबल जो मरम्मत के दौरान बदला नहीं गया था, वो लोगों के बोझ के आगे टूट गया। इससे एक झटके में पुल पर खड़े करीब 300 लोग सीधे नीचे नदी में गिर गए। वैसे कई साल से ये बात उठ रही थी कि 100 साल पुराना ये सस्पेंशन ब्रिज कितना खतरनाक साबित हो सकता है। NDTV की जांच में कई बातें सामने आई हैं। पिछले हफ्ते ही ओरेवा के मालिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनकी कंपनी ने पुल की नए सिरे से मरम्मत का काम एक छोटी कंपनी को सौंप दिया था, जिसमें 2 करोड़ रुपए की लागत आई। હવે આ બ્રિજ છે એ હેંગિંગ બ્રિજ છે અને હેંગિંગ બ્રિજ ને હેંગિંગની જે કંઈ પણ વસ્તુ છે એ રાખવા માટે થઈને એ ટાઈપની ऐसे पुल की नए सिरे से मरम्मत के लिए हमने जिंदल जैसी कंपनियों से तकनीकी पहलुओं पर सलाह ली। तकनीकी जरूरत के मुताबिक पुल के लिए सामान मंगवाया गया। प्रकाश भाई की कंपनी भी इसमें शामिल थी, जिन्होंने 2007 के भूकंप के बाद मरम्मत का कुछ काम किया था। हमने नए सिरे से मरम्मत का काम उन्हें दिया और इसका पूरा बजट करीब 2 करोड़ रुपए आया। हमने पुल की 100% मरम्मत कर दी है। જે કંઈ પણ ડેમેજ હતો ત્યારે બી એમને રિપેર કર્યું ને એને જ આપેલું ને અંદાજે 2 કરોડ રૂપિયાની આસપાસના ખર્ચે આ 100% રિનોવેટ અમે લોકોએ કરેલું છે। ओरेवा कंपनी को एंट्री फीस लेकर पुल का प्रबंधन 7 साल के लिए करना था। ये फीस हर साल बढ़ाई जानी थी। આપણે જે કલેક્ટર કચેરી કલેક્ટર શ્રી મોરબી અને મોરબી નગરપાલિકાના मुझे ठीक एग्रीमेंट याद नहीं है। हम अगले 7 साल में हर साल 1 से 2 रुपए बढ़ाएंगे। हमारी कंपनी ऑपरेशन, मेंटेनेंस और लाइटिंग संभालेगी। लाइटिंग के लिए हमने अहमदाबाद की एक कंपनी को जिम्मा दिया है, जो जल्द ही रात के लिए सेटअप लगाएगी। લાઇટિંગનું બધું કામ અમે લોકો અમદાવાદની એક કંપનીને આપેલું છે, જે ધીરે ધીરે ચાલુ કરવામાં આવશે। ओरेवा कंपनी के मालिक का दावा था कि मरम्मत के बाद पुल अगले 8 से 10 साल चल जाएगा, लेकिन वो 1 हफ्ते भी नहीं टिक पाया। हैरानी की बात यह है कि मरम्मत करने वाली कंपनी को खुद इस पुल की मजबूती पर संदेह दिख रहा था। हमने नई तकनीकी जरूरतों के आधार पर जो मरम्मत की है, उससे ये 8 से 10 साल चल जाना चाहिए। इस पर कोई सवाल ही नहीं है। यह है मोरबी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ओरेवा की फर्म अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के बीच टेंडर। इसके तहत पुल की नए सिरे से मरम्मत, रखरखाव और संचालन के लिए 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया गया। नए सिरे से मरम्मत में कम से कम 8 से 10 महीने लगने थे, लेकिन इसे 7 महीने से पहले ही खोल दिया गया। मोरबी से तनुश्री पांडे के साथ अंकित त्यागी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो आपको उस कॉन्ट्रैक्ट की अब डिटेल्स दिखाते हैं जो NDTV को केबल ब्रिज को लेकर अजंता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और मोरबी नगरपालिका के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो उसकी कॉपी मिली है। अजंता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और मोरबी नगरपालिका के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके मुताबिक 15 साल यानी 2037 तक के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मरम्मत के लिए 8 से 10 महीने का समय लगेगा। मरम्मत के बाद जनता के लिए इसको खोला जाना था। इस पुल को कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक खोलने से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट का इसमें जिक्र तक नहीं। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कंपनी को मरम्मत के लिए 8 से 12 महीने का वक्त दिया जाना था, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 5 महीने में ही पुल को खोल दिया। ये एग्रीमेंट जनवरी 2020 में एक मीटिंग के बाद तय हुआ। इस मीटिंग में कलेक्टर, अजंता और मोरबी नगरपालिका के अधिकारी शामिल थे। उसके बाद मार्च में इस पर हस्ताक्षर किए गए। कंपनी को 15 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया।
ओरेवा कंपनी का नाम पिछले 24 घंटों में, या बल्कि मैं कहूं तो पिछले 18 घंटे में लगातार आप टीवी और न्यूज़ पर सुन रहे होंगे। ये वही कंपनी है जिसको मोरबी के अंदर 140 साल पुराने सस्पेंशन ब्रिज को रिपेयर करने का, मेंटेन करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। हम इस वक्त मोरबी राजकोट हाईवे पर हैं। घटना जहां पर हुई उससे करीब 24 किलोमीटर दूर अगर आप इस हाईवे पर आएंगे तो आपको ओरेवा कंपनी का ये ऑफिस, ये द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ये दफ्तर दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है कि ये कंपनी घड़ियाँ बनाती है, अलार्म घड़ी बनाती है, हाथ की घड़ी बनाती है, टेलीफोन बनाती है, कैलकुलेटर बनाती है। 1971 से इस धंधे में है, पर कहीं पर भी आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये कंपनी किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन, रिपेयर का, मरम्मत का कोई काम भी करती है। हम यहाँ पहुँचे थे इस उम्मीद में कि यहाँ कुछ अधिकारियों से बात करेंगे, क्योंकि जब से ये हादसा हुआ है कल शाम 6:30 बजे से इस कंपनी के एक भी अधिकारी या डायरेक्टर ने ना तो प्रेस में आके कुछ कहा है, ना ही जो हमने कोशिश करी है उन्हें फ़ोन करने की, बात करने की, उसका कोई जवाब दिया है। यहाँ पहुँचे तो बताया गया कि कंपनी बंद पड़ी है, दिवाली की छुट्टियाँ हैं, सिर्फ गार्ड यहाँ पर हैं। इस कंपनी के यहाँ पर और भी कई दफ्तर हैं, इसके बिल्कुल साथ में लगी हुई एक और बड़ी इकाई है इनकी। और इसी सड़क पर अगर आप 250 मीटर आगे जाएंगे तो एक बहुत विशाल इकाई अजंता क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग के नाम से इस कंपनी की है। उसके बिल्कुल सामने एक फार्म हाउस भी इसी कंपनी का है। लेकिन जो करार हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ में लगा है मोरबी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और ओरेवा कंपनी के बीच का, वो कई सवाल खड़े करता है। एक कंपनी जो अपने आप को बताती है कि वो घड़ियाँ और टेलीफोन बनाती है, CFL बनाती है, ई-बाइक बनाती है, उस कंपनी को बिना किसी जांच के, बिना किसी टेंडर के, बिना किसी एक्सपीरियंस के इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया? 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कहा गया कि 8 से 12 महीने में ये पूरा काम कर लेंगे, उसके बाद इसे जनता के लिए खोला जाएगा। जनता को इस पे आने के लिए पैसे देने होंगे, टिकट जो है ये कंपनी तय करेगी और हर साल 15 साल तक इस टिकट का वो पैसा बढ़ा सकेगी। इस तरीके की जो एक उदारवादी, एक इतना कॉन्ट्रैक्ट जो इनको दिया गया, उसके पीछे का कारण क्या था? बिना टेंडर के कलेक्टर और म्युनिसिपल अधिकारियों की मौजूदगी में कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया मार्च 2022 में? और अब जब ये हादसा हो गया है तो ना तो कंपनी कुछ कह रही है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मोरबी की अपना पल्ला झाड़ने के लिए ये बात कह रही है कि हमें तो पता ही नहीं था। ये जो शुरू करा गया ये हमारे से बिना पूछे शुरू करा गया, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के शुरू करा गया। 4 दिन तक सैकड़ों लोगों को, पूरे मोरबी को पता था कि टिकट लेकर उस पुल पर जा सकते हैं और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आंख मूंद कर इस हादसे के इंतजार में बैठी रही। कई बड़े सवाल हैं, जांच अभी शुरू हुई है, लेकिन जिन लोगों की जान इसमें चली गई इस क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से, उनके परिवार के लिए इन सब चीज़ों के कोई मायने नहीं है। कैमरा पर्सन पवन के साथ अंकित त्यागी, मोरबी, NDTV। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर राजनीतिक सियासत जारी है, खासकर तब जब गुजरात में चुनावों की घोषणा होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर सरदार पटेल स्कूल में शिरकत की। वो वहां पर गए थे और कहा कि उन्हें वो सम्मान नहीं मिला सरदार पटेल को जिसके कि वो हकदार थे। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के कई पूर्व छात्रों ने शाह के दौरे का विरोध किया। मोरबी के हादसे में मारे गए लोगों को सरदार वल्लभ भाई स्कूल के बच्चों ने कुछ इस तरह याद किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख जताया। पूरे देश की संवेदनाओं को झंझोड़ने वाली ये दुर्घटना ने न केवल गुजरात, पूरे देश के लोगों के मन को दुखी और आहत किया है। मैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है वो सभी मृतक व्यक्तियों के, बच्चों के परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं, दुख भी व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को चिर शांति मिले। अमित शाह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर सरदार पटेल स्कूल पहुंचे थे।
वो शायद बीजेपी के पहले बड़े नेता हैं जिन्होंने इस स्कूल के किसी भी कार्यक्रम में शिरकत की। और सरदार ने कई प्रकार के ऐसे काम किए जो आज देश की जनता को सामने है और देश में एक आम राय बनी हुई है कि शायद सरदार देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो देश अभी जिस समस्याओं का सामना कर रहा है उसमें से बहुत सारी समस्याओं का सामना न करना पड़ता। हालांकि अमित शाह ये बयान कई बार दे चुके हैं, लेकिन सोमवार को उनके बयान के मायने अलग इसलिए माने जा रहे हैं क्योंकि वो स्कूल के बच्चों को संबोधित कर रहे थे। दरअसल बीजेपी कांग्रेस को लेकर इस मुद्दे पर हमेशा हमला बोलती रही है। शाह ने बच्चों को याद दिलाया कि सरदार पटेल की तरह बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने मशहूरी के लिए नहीं काम किया। आजादी के बाद 500 से अधिक रियासतों में विलय में भी सरदार पटेल का ही योगदान है, लेकिन भारत रत्न मिलने से लेकर उनका स्मारक बनाने और उनके विचारों को संकलित करने में कई साल लग गए। उधर सरदार पटेल विद्यालय के कई पूर्व छात्रों ने गृह मंत्री अमित शाह की यात्रा का विरोध किया। विद्यालय के 237 पूर्व छात्रों ने विद्यालय प्रबंधन को एक ईमेल भेजकर अमित शाह की यात्रा का विरोध किया है। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर देश भर में अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्टियां उन्हें याद करती रहीं, लेकिन जिस तरह कुछ राजनीतिक दल उनके नाम पर सियासत कर रहे हैं उस पर सवाल उठाए जाने लाजमी हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो सियासत महाराष्ट्र में भी हो रही है। महाराष्ट्र में फिलहाल उद्योगों के दूसरे राज्य में जाने को लेकर राजनीति काफी तेज हो गई है। एक तरफ आदित्य ठाकरे आरोप लगा रहे हैं कि एक के बाद एक कई सारे प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से बाहर जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि उनकी सरकार आने के बाद राज्य में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और पिछली सरकार के कार्यकाल में कई प्रोजेक्ट राज्य से बाहर गए थे। देखते हैं रिपोर्ट। देवेंद्र फडणवीस ने पहले राज्य में आने वाले इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया और बाद में आरोप लगाए कि महाराष्ट्र से बाहर जो प्रोजेक्ट्स गए हैं उसके लिए महाविकास आघाड़ी सरकार जिम्मेदार है। जो प्रकल्प मार्च 21 में ही गुजरात चला गया, जिस समय महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की एमवीए की सरकार थी, आज बताया जा रहा है कि वो प्रकल्प हमारे समय गया है। सैफरान का जो प्रकल्प 1 साल पहले शुरू हो गया वो बताया जा रहा है, जो हैदराबाद गया वो बताया जा रहा है कि हमारी सरकार में गया। एक प्रकार से महाराष्ट्र को बदनाम करने का षड्यंत्र महाविकास आघाड़ी के लोग कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में 3 बड़े प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से बाहर दूसरे राज्य में गए हुए हैं। राज्य में शिंदे सरकार आने के बाद से आदित्य ठाकरे राज्य के बाहर जाने वाले प्रोजेक्ट को लेकर हमलावर रहे हैं। पिछले महीने गुजरात सरकार ने वेदांता फॉक्सकॉन के साथ सेमीकंडक्टर बनाने के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ का करार किया है। 2015 से इस प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र में लाने की कोशिश की जा रही थी। केंद्र सरकार की ओर से 3 बल्क ड्रग पार्क बनाए जा रहे थे और हर एक प्रोजेक्ट की कीमत 1000 करोड़ की थी। इसके लिए महाराष्ट्र को एक प्रमुख दावेदार माना जा रहा था, लेकिन ये प्रोजेक्ट गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश चले गए। पिछले गुरुवार केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि टाटा और एयरबस मिलकर भारतीय वायुसेना के लिए C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट की कीमत 22,000 करोड़ रुपए है और इस प्रोजेक्ट को भी गुजरात ले जाया गया। आदित्य ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस के आरोपों को गलत बताया। फेक नैरेटिव का हमने अभी सीखा नहीं उनसे और सीखना भी नहीं चाहते। जो भी है लोगों के सामने अभी जो मैंने टाइमलाइन पढ़ के दिखाई, वेदांता फॉक्सकॉन हो, मेडिकल डिवाइस पार्क हो, बल्क ड्रग पार्क हो, प्रस्ताव तो हमने दिए थे। जो भी मेरिटोरियस हम मांग रहे थे वो हमारे हिस्से में नहीं आया, हमारे राज्य के हिस्से में। दुख इसी बात का है। इस पूरे मामले में राज्य के दूसरे पार्टी भी बयान देते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर इस मुद्दे को उठाया, तो वहीं राज ठाकरे भी इस मुद्दे पर बात करते नजर आए। पंतप्रधान हे देशाचे आहेत, प्रधानमंत्री देश के हैं और उनके लिए सभी राज्य समान होने चाहिए। एक राज्य हे त्यांच्या समान मुलांसारखं असलं पाहिजे। दुख इस बात का है कि जो प्रोजेक्ट बाहर आ रहे हैं वो गुजरात जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री का विचार विशाल होना चाहिए और वो देश का होना चाहिए। देशाचा असला पाहिजे। महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स राज्य के बाहर जा रहे हैं और इसे लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष और सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और अब ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये एक चुनावी मुद्दा भी बनने वाला है। मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक महाडिक और राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्नाटक की, जहां बीजेपी सरकार पर विपक्ष तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा ही रहा है। अब मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की समस्या उनके ही एक मंत्री ने बढ़ा दी है। एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत पर मंत्री बीटीबी नागराज कहते हुए सुने गए कि पोस्टिंग के लिए 60 से 70 लाख दिए और सस्पेंड होने से मानसिक दबाव की वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा। देखते हैं रिपोर्ट। बेंगलुरु शहर के केआर पुरम के एसएचओ नंदीश का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। बसवराज बोम्मई सरकार में मंत्री एमटीबी नागराज श्रद्धांजलि देने के बाद जब लौट रहे थे तो उन्होंने मौत की वजह बताई। निस्संदेह सस्पेंड होने पर वह तनाव में होगा। पोस्टिंग के लिए 70 से 80 लाख चुकाया होगा। मंत्री के इस बयान से उन अफवाहों को बल मिला कि ट्रांसफर पोस्टिंग में लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं। ये सामान्य मौत नहीं है, बल्कि इसकी हत्या इस सरकार ने की है। मैंने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए हैं कि वह इस मामले को देखें। अगर वह जरूरत समझते हैं तो इस मामले की जांच करवाई जाएगी। मामले ने तूल पकड़ा तो अब मंत्री अपनी बात से पलट गए। आप मीडिया वाले मेरी बात सुनो, आप लोग इसे गलत तरीके से पेश कर रहे हो। कैश फॉर पोस्टिंग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोक-झोंक नया नहीं है, लेकिन इस बार मामले ने तूल पकड़ लिया क्योंकि रिश्वतखोरी की आशंका सरकार के एक मंत्री ने जताई। अभी यह मामला थमा भी नहीं था कि भ्रष्टाचार के एक नए आरोप से राज्य की बसवराज बोम्मई सरकार घिर गई। अब एक कॉन्ट्रैक्टर ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। उसका आरोप है कि कोविड के दौरान उसने उपकरणों और दूसरे जरूरी सामानों की सप्लाई की, लेकिन अब भुगतान के लिए उससे 40% से ज्यादा कमीशन मांगा जा रहा है। कड़ूर में जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो हमारे लिए परसेंटेज की डिमांड कर रहे थे। एमएलए का नाम से लेके वो अलग परसेंटेज, पीडीओ के नाम से अलग परसेंटेज, उसका परसेंटेज, ये सब 40 से अबव होने लगा। तो हमारे से वो तो होने वाला नहीं था। हाँ, अभी हम खुदकुशी करने का छोड़ के दूसरा रास्ता हमको नहीं दिखा। दीपावली की आड़ में पत्रकारों को कैश देने का मामला अभी थमा भी नहीं था कि इंस्पेक्टर की मौत और 40% कमीशन मांगने के नए मामले ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की परेशानी और बढ़ा दी है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण मंत्रालय ने जीएम सरसों के बीज के उत्पादन और परीक्षण की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। ये फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है जब कई संगठनों ने पर्यावरण मंत्री से जीएम सरसों को मंजूरी नहीं देने की सार्वजनिक तौर पर अपील की थी। जीएम सरसों के उत्पादन और बिक्री की इजाजत देने का सरकार ने मन बना लिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने रेगुलेटर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। ये बात सोमवार को नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज के प्रेसिडेंट त्रिलोचन मोहपात्रा ने कही। जीएससी होता है वो अप्रेज करता है और उनके अपने रिकमेंडेशन देते हैं और कंसर्न डिपार्टमेंट जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का है वहाँ से जो मंत्रालय है वहाँ का अप्रूवल के बाद ही ये पब्लिक होती है, प्रोसीडिंग जो होती है। और उसके बाद जो डेवलपर है डॉक्टर पेंटल, उनके पास भी मंत्रालय की तरफ से चिट्ठी लिखा गया है और फाइल पर क्या होता है, कौन साइन करता है, कैसे होता है, ये तो हम नहीं बता पाए, लेकिन बिना अप्रूवल का आगे का कदम नहीं उठता है। और जो चिट्ठी जो कम्युनिकेशन हुआ है उसी से प्रतीत होता है कि ये जरूर जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट के मंत्री है, चीजें हैं, उसका अप्रूवल हुआ होगा। तो हम मान सकते हैं कि पर्यावरण मंत्रालय ने इसको मंजूरी दे दी कि मंजूरी के बिना ये आगे का जो कार्रवाई
नहीं आता। और जैसे ICR को क्या करना है, किसको क्या करना है, वो सारे विवरण दिया हुआ है उसमें। तो जरूर इसमें अप्रूवल के बाद ही ये हुआ। इसके पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने 18 अक्टूबर को GM सरसों के बीज उत्पादन को मंजूरी देने की सिफारिश की थी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की GM मस्टर्ड को मंजूरी के बाद अब इसके डेमोन्स्ट्रेशन ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो करीब 2 साल तक चलेगी। और इस ट्रायल की प्रक्रिया के खत्म होने के बाद ही GM मस्टर्ड की जो बीज है उसका कमर्शियल प्रोडक्शन कंपनियां शुरू कर सकेंगी और इसके बाद ये आम किसानों तक पहुंच सकेगा। GAC का अनुमान है कि अगर देश भर में GM मस्टर्ड की फसल को बड़े स्तर पर उगाया जाता है तो इससे देश में सरसों का प्रोडक्शन करीब 20% तक बढ़ सकता है, पर इस प्रक्रिया में काफी लंबा वक्त लगेगा। GM टेक्नोलॉजी 20 साल से ज़्यादा समय से उगाया जाता है। जो GM मस्टर्ड का जो टेक्नोलॉजी है, कैनोला में इसको इस्तेमाल करके कनाडा में उगाया जाता है फसल, और कनाडा से हम कैनोला तेल मंगाते हैं, आयात करते हैं, और हमारे देश में खपत काफ़ी ज़्यादा है, आप जानते हैं। और उसी तरह का GM सोयाबीन का तेल भी हम मंगाते हैं। तो GM कॉटन का तेल जो है हमारे देश में उत्पादन होती है, वो भी खाते हैं। और क्योंकि इनमें प्रोटीन नहीं होता, बहुत ना की मात्रा में होता है, तो इसीलिए, और ये सब जो जीन जाते हैं प्रोटीन ही पैदा करते हैं, तेल में होते नहीं हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें नेगेटिव कोई इसके चिंता के विषय नहीं है। उधर GM सरसों के कमर्शियल प्रोडक्शन को मंजूरी के खिलाफ आवाज भी तेज हो रही है। कोएलिशन फॉर ए GM फ्री इंडिया ने GM सरसों को जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की मंजूरी को अवैज्ञानिक और गैर जिम्मेदाराना फैसला करार दिया है। GM सरसों को लेके जो अप्रूवल लेटर GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने जो जारी किया है वो गैर कानूनी भी है, अवैज्ञानिक है और गैर जिम्मेदार काम है। ये जो GM सरसों जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से बनाया गया है, ये बड़े बड़े कंपनियों को दोनों तरफ से, एक तो बीज का और एक केमिकल्स का, डेडली वीड किलर्स का, दोनों का मार्केट बनाने के लिए ये GM सरसों को बनाया गया है। और इसको कभी, इसका परीक्षण कभी हेर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप के नाते नहीं हुआ है। स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय किसान संघ भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। जाहिर है GM सरसों को मंजूरी के खिलाफ इस बढ़ते विरोध से निपटना भारत सरकार के लिए आसान नहीं होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं जया कौशिक, और हम शुरुआत कर रहे हैं गुजरात के मोरबी की घटना से। जो रविवार को हादसा हुआ उसमें 134 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी जा रहे हैं। इस दौरान वहां पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे, घटनास्थल पर भी वो जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही जो अस्पताल है मोरबी के, वहां पर जया रंगाई पुताई का कार्यक्रम एक तरह से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियां वहां पर ज्यादा नजर आ रही है। बिल्कुल, ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर जिस अस्पताल में प्रधानमंत्री जा सकते हैं पीड़ितों का हाल जानने के लिए। उससे पहले आनन फान में रंगाई पुताई, वाटर कूलर बदल दिए गए, जो मरीज हैं उनकी चादरें साफ सुथरी बिछा दी गई है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, एक उच्च स्तरीय प्रधानमंत्री ने एक बैठक भी की है। आज कार्यक्रम की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री घटनास्थल पर जाएंगे, साथ ही 3:45 बजे वो घटनास्थल पर पहुंचेंगे और उसके बाद 4 बजे वो मोरबी के अस्पताल जाएंगे। बाद में 4:15 बजे मोरबी के SP ऑफिस पहुंचेंगे। इस दौरान उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री और आला अफसर मौजूद रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री इस हादसे में घायल लोगों से भी मिल सकते हैं, जिसके चलते आनन फानन में अस्पताल में रंगाई पुताई भी शुरू कर दी गई। कल रात को इस वक्त मोरबी के सिविल हॉस्पिटल में चीख पुकार का आलम था। एम्बुलेंस के बाद एम्बुलेंस यहां पर लाशों को लेकर आ रही थी। जो लोग जख्मी हुए थे पुल टूटने के बाद उनको लेकर आ रही थी। आज शांति है, लेकिन उस शांति के बीच इस अस्पताल में आनन फानन में काम किया जा रहा है। इस अस्पताल का रंग रोगन किया जा रहा है। कई जगह पर ईंट पत्थर लगा के अस्पताल को चमकाने की कोशिश की जा रही है। ये एक स्लैब अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अभी नया नया बना है। पुराने वाटर कूलर जो अभी तक मरीजों के लिए
छोड़ दिया गया था। मरीज इसी वाटर कूलर से, इस गंदे और पुराने वाटर कूलर से अपना काम चला रहे थे, जिसके ऊपर अभी आपको अगर यहां पे मैं दिखाऊं, ये लिखा भी हुआ है वाटर कूलर के लिए कि किस वार्ड का ये वाटर कूलर है। उसके भी दिन फिर गए हैं। एक नया वाटर कूलर यहां पर ले आया गया है। इतना नया वाटर कूलर है कि इसका जो डब्बा है वो भी अभी पूरी तरीके से यहां से उठाया नहीं गया है। डब्बा बिल्कुल मेरे पीछे यहां पर आप देखें तो रखा गया है। अब आपको इस वार्ड की कहानी भी दिखा देता हूं। यहां पर उस पुल की जो दुर्घटना थी, उसके कुछ लोग जो हैं वो यहां पर जख्मी हैं, उनको यहां पर रखा गया है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर करीब 1, 2, 3 और 4 इस तरफ 7 लोग यहां पर रखे गए हैं, क्योंकि कल प्रधानमंत्री यहां पर इनसे मिलने आ सकते हैं। तो उसके लिए प्रशासन जो है पंखों की सफाई, पूरे वार्ड की सफाई में व्यस्त है। नई चादरें यहां पर बिछाई गई हैं। आनन फानन में अभी इन चादरों को लाकर यहां पर बिछाया गया है। कुछ लोगों से हमने पूछा कि क्या यहां पर भी इस तरह की सफाई हुई है, तो बताया गया ये तकिए चादर अभी लगाए हैं, अभी लगाए हैं आके। कब लगाए हैं इन्होंने भाई साहब? अभी थोड़ी देर पहले। आपकी तबीयत ठीक है अब? ठीक है, बेहतर महसूस कर रहे हैं? तो ये चादर और तकिए सब साफ करके अभी लगाए हैं इन्होंने। ये नई चादर तकिए हैं, लेकिन इन पे भी अभी धूल काफी है, क्योंकि सफाई का काम चल रहा है। कब से कर रहे हैं आप लोग सफाई? कब से सफाई कर रहे हैं? अभी शुरू कर रहे हैं? 1 घंटे शुरू हुआ है। तो सारे हर कमरे की सफाई करनी है? हर कमरे की सफाई करनी है। ये बहुत थोड़ा विचलित करने वाला भी है। वो व्यक्ति हैं वहां पर बेचारे, देखिए आप किस हालत में उस बेड पर हैं। इससे पहले शायद किसी को ध्यान नहीं था। अब आनन फानन में सफाई की गई, गद्दे बदले गए, ये वार्ड से कचरा निकाल के ले जाया जा रहा है। आपको और भी दिखाता हूं कि ये जो बाथरूम वगैरह हैं, इनकी भी धुलाई का कार्यक्रम चल रहा है। अच्छी बात है, कम से कम इस बहाने इस अस्पताल को थोड़ी सफाई जरूर नसीब हो गई है। ये देखिए किस तरीके से तेज गति से काम चल रहा है, सफाई चल रही है ये अस्पताल के अंदर। और ये वार्ड हैं, ये वार्ड के अंदर ये बिल्कुल साफ करके इन वार्ड्स में नए बेड लगाए जा रहे हैं, चीज़ें लगाई जा रही हैं। ये बताया गया कि ये सब चीज़ें आई थी जो वार्ड हैं उसमें लगाने के लिए। तो सफाई के साथ साथ यहाँ पर कोशिश यही की जा रही है। ये देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर ये सफाई का काम कर रहे हैं। और एक समझ लीजिए कि पूरा एक नया वार्ड ही तैयार किया जा रहा है, जिससे कि प्रधानमंत्री जी को ज़्यादा परेशानी ना हो इधर उधर जाकर लोगों से मिलने की। असलियत अस्पताल की वो भी आपको छत दिखाएगी, वो टपकती हुई छत आप देख रहे हैं, यही वो अस्पताल की असलियत है, जिसे शायद छुपाने के लिए इतनी मेहनत, इतनी कवायद इस वक्त की जा रही है। चारों तरफ झाड़ू लिए, पुताई करते हुए, सीमेंट लिए आपको लोग दिखाई पड़ जाएंगे। रात रात में अस्पताल की सूरत जरूर बदल जाएगी। पर सवाल अब ये उठ रहा है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद भी, इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी, क्या प्रधानमंत्री के सिर्फ आगमन से कुछ घंटों पहले इस तरह की जो कवायद है, अस्पताल को चमकाने की जो कवायद है, वो कहां तक सही है? पवन कुमार और सहयोगी रवि के साथ अंकित त्यागी, मोरबी, एनडीटीवी। तो अस्पताल की सच्चाई को छिपाने के लिए यहाँ क्या कुछ किया जा रहा है, आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी। और इस हादसे के बाद से कई लोग जो हैं वो अभी भी लापता हैं, उनकी तलाश में उनके रिश्तेदार वो है अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, वो परेशान है, उन्हें कोई जानकारी अदिति यहाँ मिल नहीं पा रही है। बिल्कुल, लेकिन उन्हें अपने अपनों से जुड़ी जब जानकारी नहीं मिल रही है तो उनका कहना यह है कि प्रशासन जो है वो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियों में व्यस्त है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे ही एक परिवार से बात की हमारे सहयोगी अंकित त्यागी ने, वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विनोद दाखड़ा है और ये मेरे साडू भाई का लड़के है और लड़की है। वो कल से गुम है उधर ही अपने ब्रिज पे, अभी तक नहीं मिले। कुछ भी उधर भी कुछ काम काज कुछ भी नहीं चल रहा है, अभी उधर कुछ नहीं चल रहा है। हम 2 दिन से ऐसे घूम रहे इधर। ये कल से लापता? हाँ, कल से। आपने यहाँ पे मोर्चरी वगैरह सब जगह पूछ? सब जगह इधर सब कोना कोना देख लिया, अभी तक उधर भी कुछ काम नहीं। ऐसा बोलते हैं बॉडी उधर मिलेगी तो कुछ काम तो चल नहीं रहा है उधर। तो क्या कह रहे हैं अभी आपको? अभी मैं ऐसा बोलूँ, कामगिरी करो, अगर ये है हाजिर में इधर तो दिखाओ। डेड बॉडी हो तो डेड बॉडी दो, हमें लापता हो तो ऐसा बोलो गुमशुदा हो गए, ये हो गए। बोल दीजिए इसको दोबारा। ये आए थे यहाँ पर घूमने के लिए? हाँ, घूमने के लिए आए थे इधर।
तब से गायब? हाँ, तब से गायब है। अस्पताल वाले आपको क्यों लग रहा है कि अभी आपको जवाब नहीं दे पा रहे? अभी कुछ उधर जहाँ पे मैं घटना स्थल पे मैं गया, उधर देखा, मतलब कल से बॉडी निकाल ही रहे थे। ठीक, आज मैं अभी उधर गया, अभी कल से हमारी बॉडी ये वाले नहीं मिले अभी तक, नहीं मतलब कुछ भी लगा उसको ये वो वगैरह। अगर डेट हो गई है तो भी सामने लाओ ना। वो जो कुछ आता पता ही नहीं है। कुछ आता पता ही नहीं है, कुछ आता पता नहीं है। मनीषा बेन नाम इसका, दक्षा बेन गोविंद भाई, जामनगर से हम। अभी अस्पताल इधर से 130 किलोमीटर दूर कल से हम इधर आए हुए हैं। लोग बिजी हैं तैयारियां करने। वो तो तैयारी करेंगे ना, हमारे पीएम साहब आ रहे तो तैयारी करेंगे ना। नए हो गए, कलर मारेंगे, ऐसे चले जाएंगे, उसके बाद कौन क्या देखता है वो कुछ पता ही नहीं है। यही हालत है हमारे देश की। बहुत नाराज हैं और नाराज हो गए ना सर, कल से नहीं देखा किसी को। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किसी परिजन के लिए इससे ज़्यादा परेशानी की बात, इट कांट बी मोर पेनफुल फॉर एनी फैमिली मेंबर टू नॉट नो द फेट ऑफ देयर लव्ड वंस। दे आर स्टिल सर्चिंग फॉर दीज टू पीपल। दोनों लोग लापता, दोनों लोग, फॉर बोथ ऑफ देम। दे आर सर्चिंग फॉर बोथ ऑफ देम। नो आंसर्स अभी कुछ कामगिरी नहीं चल रहा है उधर, नो कुछ नहीं है। आंसर्स आर बीइंग गिवन टू देम। तो आपने पीड़ितों के परिवार वालों को भी सुना यहाँ पर क्या स्थिति है उनकी। इस वक्त वो लोग परेशान हैं। इधर अस्पताल की रंगाई पुताई को लेकर अब जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जमकर यहाँ पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है, उसमें लिखा गया है कि त्रासदी का इवेंट। पीएम मोदी मोरबी के सिविल अस्पताल जाएंगे, उससे पहले वहां रंगाई पुताई का काम चल रहा है, चमचमाती टाइल्स लगाई जा रही हैं। पीएम मोदी की तस्वीर में कोई कमी न रहे, इसका सारा प्रबंध हो रहा है। इस ट्वीट में आगे लिखा है कि इन्हें शर्म नहीं आती, इतने लोग मर गए और ये इवेंट बाजी में लगे हैं। तो सिर्फ कांग्रेस ने ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी ने भी ट्वीट किया है। लिखा है कि मोरबी सिविल अस्पताल में रातों रात रंगाई पुताई की जा रही है ताकि प्रधानमंत्री मोदी के फोटोशूट में घटिया बिल्डिंग की पोल ना खुल जाए। 141 लोग मर चुके हैं, सैकड़ों लापता हैं। असली दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन भाजपाइयों को फोटोशूट करके लीपापोती की पड़ी है। ये आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया है। तो उधर अब जय अगर बात करें गुजरात के मोरबी में जिस तरह से ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। जिन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए उसको छोड़कर दौरे की तैयारियां जो नजर आ रही हैं वो तो कई सवाल उठा ही रही हैं लोग। लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ उसमें कई स्तरों पर जो लापरवाही थी वो भी सामने आई। लेकिन अगर कार्रवाई के तौर पर देखा जाए तो क्या वाकई कुछ बड़े जो चेहरे होते हैं या जो बड़े लोग होते हैं उन पर कार्रवाई हुई है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। फिलहाल इस हादसे के मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और राजकोट रेंज के जो आईजी हैं उन्होंने ये जानकारी दी है। घटना से संबंधित अन्य लोगों की तलाश जारी है। तो जो कार्रवाई हुई है वो मध्य स्तर के जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, उन पर हुई है और साथ ही आगे सबूत मिलने और लोगों की गिरफ्तारी होगी ऐसा कहा जा रहा है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें ओरेवा कंपनी के 2 मैनेजर हैं, 2 टिकट क्लर्क हैं, 2 कॉन्ट्रैक्टर हैं और 3 सुरक्षा गार्ड शामिल हैं। तो इतनी बड़ी घटना घट गई है और आप देखिए कार्रवाई के नाम पर जो गिरफ्तारी हुई है, किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हादसे की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया है। आपको बता दें रविवार की शाम पुल गिरने से 134 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। कई तरह की लापरवाहियां सामने निकल कर आई थी। तो ये तस्वीरें आप वो देख रहे हैं जो लोगों को गिरफ्तार किया गया वो हैं, जिनमें 3 सुरक्षा गार्ड भी शामिल हैं। यहाँ पर ये सवाल भी उठाया गया कि जो पुल की क्षमता थी उससे बहुत ज्यादा लोग उस वक्त पुल पर मौजूद थे और जब पुल पर जाने के लिए पास दिए जा रहे थे, टिकट्स दिए जा रहे थे, क्यों नहीं उसी वक्त रोक दिया गया जब देखा गया कि संख्या जो है लोगों की वो बहुत बढ़ गई है, पुल को नुकसान हो सकता है या उसकी क्षमता से ज्यादा लोग चले गए। तो कई स्तरों पर जया ये हादसा रोका जा सकता था, लेकिन लापरवाही एक के बाद एक होती चली गई। फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना पुल को खोल दिया गया और पुल को खुल के 4 दिन हो चुके थे, तब भी इस तरह की भीड़ आ रही थी। अगर वक्त रहते ही संभल जाता प्रशासन, नगर पालिका के जो लोग हैं वो संभल जाते तो शायद इस हादसे का दायरा कम किया जा सकता था या ये हादसा रोका भी जा सकता था। तो मोरबी में जो ये हादसा हुआ है, जो घटना लापरवाही के चलते हुई है, इसमें 134 लोगों की जान चली गई, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों की भी है। काफी संख्या में घायल हैं, उनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है और कई ऐसे परिवार है जहां कई लोगों की जान चली गई और अब उनके लिए सब कुछ हमेशा के लिए बिखर गया है।
बिल्कुल। और जिस तरह से पुल से जब लोग गिरे हैं उस वक्त कई लोग बेहोश हुए हैं, और ये भी बताया गया कि जो नदी है, जो मच्छू नदी है, वहाँ पर बालू रेत नहीं है, वहाँ पर रेत नहीं है, नीचे पत्थर हैं, तो कई लोगों की चोट लगने से भी मौत हुई, ये बताया जा रहा है। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे की रिपोर्ट। मेरे चाचा के 2 लड़के थे, उसकी बीवी थी, उसके दोनों भाई के 2 बच्चे थे, एक हमारी बहन थी, उसके 2 बच्चे थे। टोटल 8 आदमी थे। उसमें एक हमारा जो भाई था उसकी बीवी बच गई, बाकी 7 डेड हो गए। कल वो लोग वहीं पुल पे गए हुए थे? जी हाँ, हमारी बहन आई थी जामनगर से, उसको लेके घूमने गए थे। मोरबी सस्पेंशन ब्रिज हादसे में अब तक मारे गए 141 लोगों में से 47 बच्चे हैं। रविवार शाम घूमने के लिए उस पुल पर आए इन लोगों का जैसे मौत इंतजार कर रही थी। 7 महीने बाद खुले इस पुल के केबल टूटने से कुछ ही पल में कई हंसती खेलती जिंदगियां मौत के आगोश में समा गईं। मरने वालों की तादाद रविवार रात से लेकर सोमवार सुबह तक बढ़ती रही और इनके साथ सैकड़ों परिवारों पर दुख का पहाड़ टूटता जा रहा था। राजकोट से बीजेपी सांसद मोहन भाई कुंदरिया के ही परिवार के 12 लोग इस हादसे में जान गंवा बैठे। मोहन भाई रात भर राहत और बचाव कार्य में जुटे रहे। घटनास्थल से करीब 3 किलोमीटर दूर मोरबी के इस सरकारी अस्पताल में घायल पहुंचते रहे, हादसे का ब्यौरा बताते रहे। असमिन भाई, आप कल उस ब्रिज पे मौजूद थे जब ये दुर्घटना हुई? कितने बजे का समय रहा? 6:30 बजे। और कितने लोग उस ब्रिज पे होंगे? 400 से 500 जना था। 400 से 500। आप मुझे आपने टिकट कोई खरीदा था? हाँ, आप मुझे दिखा पाएंगे टिकट कोई? तो ये वो टिकट है, मैं आपको दिखा दूं, ये अश्विन भाई हमें दिखा रहे हैं। 17 रुपए का ये टिकट है जो सभी लोगों को बेचा गया था। और इसमें ओरेवा का, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें ओरेवा कंपनी का ब्रांडिंग भी आपको दिखेगा। आप कब से आप यहीं पे बैठे हैं? कल से? हाँ, कल शाम से यहीं पे बैठे। मोरबी की मच्छू नदी पर बना 100 साल पुराना ये पुल ब्रिटिश दौर का था। गुजरात की ओरेवा कंपनी ने 7 महीने तक इसकी मरम्मत का काम किया। ओरेवा घड़ी बनाती है और बुनियादी ढांचों से जुड़े ऐसे प्रोजेक्ट का उसका अनुभव नहीं है। कंपनी ने 2 करोड़ रुपए की लागत से पुल की मरम्मत का काम एक छोटी कंपनी को ठेके पर दे दिया था। हम ठीक ब्रिज के नीचे खड़े हैं और आप एक बार ब्रिज का पूरा लेंथ देखिए कि कितना बड़ा ब्रिज है। ये केबल ब्रिज था, गुजरात का हिस्टोरिकल ब्रिज है। जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये ऑलरेडी एक जर्जर हालत में था। जब सरकार ने रियलाइज किया इसको मार्च में कि इस ब्रिज को रेनोवेट करने की बहुत जरूरत है, सरकार ने इस ब्रिज को बंद किया। ओरेवा ग्रुप नाम की एक कंपनी को रेनोवेशन का कार्य सौंपा गया। ओरेवा ग्रुप ने इस ब्रिज को 26 अक्टूबर को, जब गुजरात में न्यू ईयर मनाया जाता है, हमें बताया जा रहा है कि उन्होंने बिना फिटनेस सर्टिफिकेट लिए हुए इस ब्रिज को पब्लिक के लिए खोल दिया। मोरबी से तनुश्री पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब मोरबी पुल की जो घटना है, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है जिसमें ये मांग की गई है कि रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एसआईटी जांच कराई जाए। बिल्कुल, और इस याचिका में ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए देश भर में जितने भी पुराने पुल या फिर स्मारक हैं, वहां होने वाली भीड़ को किस तरह से मैनेज किया जाए, उसके लिए नियम बनाने की इस जनहित याचिका में मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने ये जनहित याचिका दाखिल की है। तो मोरबी में जो घटना घटी उसके बाद अब जांच तो शुरू हो गई है, दिखाने के लिए कार्रवाई भी हो रही है। बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर इस पुल की सही तरह से मरम्मत हुई भी थी या नहीं हुई थी, और वक्त से पहले ही इसे क्यों खोल दिया गया था। बिल्कुल, और एफआईआर में ये लिखा है कि कंपनी ने सही तरीके से मरम्मत नहीं की थी। गंभीर लापरवाही यहाँ पर बरती गई है, कई स्तरों पर बरती गई है, जिससे ये हादसा हुआ। ओरेवा कंपनी का दावा ये था कि मरम्मत के बाद पुल 8 से 10 साल चलेगा, लेकिन वो पुल 1 हफ्ते भी नहीं टिक पाया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले हफ्ते मोरबी सस्पेंशन ब्रिज के फिर से खोले जाने की ये तस्वीरें।
ये हैं जयसुख भाई पटेल और उनका परिवार। जयसुख भाई उस फर्म ओरेवा के प्रमुख हैं जिसने इस पुल की मरम्मत करवाकर 5 दिन पहले 26 अक्टूबर को उसे फिर से खोल दिया था। ओरेवा नाम की उनकी कंपनी घड़ी, कैलकुलेटर, एलईडी लाइट्स और ऐसे अन्य सामान बनाने के लिए जानी जाती है। ये ओरेवा कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग हब है और ये बड़ा बोर्ड कहता है कि ये कंपनी घड़ियां बनाती है, अलार्म क्लॉक्स बनाती है, टेलीफोन बनाती है, कैलकुलेटर बनाती है, CFL बनाती है, पर कहीं पर भी ये कंपनी पुल बनाती है या उनकी मरम्मत करती है ऐसा ना तो दिखाया गया है, ना ही उसके बारे में कोई जिक्र है। बड़ा सवाल यही है कि बिना टेंडर के क्यों एक ऐसी कंपनी जो घड़ी बनाती है, जो CFL बनाती है, उसको ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। पुलिस ने सस्पेंशन ब्रिज हादसे में जो FIR दायर की है उसमें कहा गया है कि जिन व्यक्तियों या एजेंसियों को इस केबल ब्रिज के मरम्मत, रखरखाव और मैनेजमेंट का काम सौंपा गया था, उन्होंने मरम्मत और रखरखाव का काम ठीक से नहीं किया। जैसे उन्होंने पुल का ठीक से क्वालिटी चेक नहीं किया और उसकी उचित देखभाल और मैनेजमेंट नहीं किया। इस गंभीर लापरवाही और गैर जिम्मेदारी के चलते 26 अक्टूबर 2022 को यह पुल जनता के लिए खोल दिया गया, जबकि ये आशंका थी कि ऐसा करने से लोगों को चोट लग सकती है और मौत भी हो सकती है। इसी कारण कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। ये पुल तब टूटा जब एक पुराना केबल जो मरम्मत के दौरान बदला नहीं गया था, वो लोगों के बोझ के आगे टूट गया। इससे एक झटके में पुल पर खड़े करीब 300 लोग सीधे नीचे नदी में गिर गए। वैसे कई साल से ये बात उठ रही थी कि 100 साल पुराना ये सस्पेंशन ब्रिज कितना खतरनाक साबित हो सकता है। एनडीटीवी की जांच में कई बातें सामने आई हैं। पिछले हफ्ते ही ओरेवा के मालिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनकी कंपनी ने पुल की नए सिरे से मरम्मत का काम एक छोटी कंपनी को सौंप दिया था, जिसमें 2 करोड़ रुपए की लागत आई। હવે આ બ્રિજ છે એ હેંગિંગ બ્રિજ છે અને હેંગિંગ બ્રિજને હેંગિંગની જે કંઈ પણ વસ્તુ છે એ રાખવા માટે થઈને એ ટાઈપની ऐसे पुल की नए सिरे से मरम्मत के लिए हमने जिंदल जैसी कंपनियों से तकनीकी पहलुओं पर सलाह ली। तकनीकी जरूरत के मुताबिक पुल के लिए सामान मंगवाया गया। प्रकाश भाई की कंपनी भी इसमें शामिल थी, जिन्होंने 2007 के भूकंप के बाद मरम्मत का कुछ काम किया था। हमने नए सिरे से मरम्मत का काम उन्हें दिया और इसका पूरा बजट करीब 2 करोड़ रुपए आया। हमने पुल की 100% मरम्मत कर दी है। जे કંઈ પણ ડેમેજ હતો ત્યારે બી એમને રિપેર કર્યું ને એને જ આપેલું ને અંદાજે 2 કરોડ રૂપિયાની આસપાસના ખર્ચે આ 100% રિનોવેટ અમે લોકોએ કરેલું છે। ओरेवा कंपनी को एंट्री फीस लेकर पुल का प्रबंधन 7 साल के लिए करना था। ये फीस हर साल बढ़ाई जानी थी। આપણે જે કલેક્ટર કચેરી કલેક્ટર શ્રી મોરબી અને મોરબી નગરપાલિકાના मुझे ठीक एग्रीमेंट याद नहीं है। हम अगले 7 साल में हर साल 1 से 2 रुपए बढ़ाएंगे। हमारी कंपनी ऑपरेशन, मेंटेनेंस और लाइटिंग संभालेगी। लाइटिंग के लिए हमने अहमदाबाद की एक कंपनी को जिम्मा दिया है, जो जल्द ही रात के लिए सेटअप लगाएगी। લાઇટિંગનું બધું કામ અમે લોકો અમદાવાદની એક કંપનીને આપેલું છે, જે ધીરે ધીરે ચાલુ કરવામાં આવશે। ओरेवा कंपनी के मालिक का दावा था कि मरम्मत के बाद पुल अगले 8 से 10 साल चल जाएगा, लेकिन वो 1 हफ्ते भी नहीं टिक पाया। हैरानी की बात यह है कि मरम्मत करने वाली कंपनी को खुद इस पुल की मजबूती पर संदेह दिख रहा था। हमने नई तकनीकी जरूरतों के आधार पर जो मरम्मत की है, उससे ये 8 से 10 साल चल जाना चाहिए। इस पर कोई सवाल ही नहीं है। यह है मोरबी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ओरेवा की फर्म अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के बीच टेंडर। इसके तहत पुल की नए सिरे से मरम्मत, रखरखाव और संचालन के लिए 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया गया। नए सिरे से मरम्मत में कम से कम 8 से 10 महीने लगने थे, लेकिन इसे 7 महीने से पहले ही खोल दिया गया। मोरबी से तनुश्री पांडे के साथ अंकित त्यागी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और हम सीधे चल रहे हैं गुजरात, जहां मोरबी में हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे मौजूद है। तनुश्री, तमाम रिपोर्ट्स हम आपकी देख रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री के दौरे से पहले अस्पताल में रंगाई पुताई का काम चल रहा है।
मरीजों पे ध्यान ज्यादा दिया जाना चाहिए था, लेकिन ध्यान दूसरी तरफ नजर आ रहा है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं, जांच पे पाया जा रहा है कि जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया था उस कंपनी की वो काबिलियत भी नहीं थी। तो कई स्तरों पर यहाँ पर लापरवाही हुई है। तनुश्री, अब क्या अपडेट आप यहाँ से दे पाएंगी आज? आपका बिल्कुल ठीक कहना है। सबसे पहले मैं आपको मोदी सिविल हॉस्पिटल का एक सिचुएशन बताना चाहूंगी। कल हम जब दोपहर में वहां गए तो इतनी खराब स्थिति थी कि कई लोग मोर्चरी के बाहर से खड़े थे। वो लोग अपनी परिजनों का शव लेने का इंतजार कर रहे थे। बहुत से लोग अपने लापता जो रिलेटिव्स हैं उनको खोज रहे थे। फिर हमने बहुत से ऐसे लोगों से भी बात किया जो अभी तक 24 घंटे के बाद भी जिनको होश नहीं आया है। और हमने डॉक्टरों से बात की। डॉक्टरों ने बोला कि हो सकता है कि जब ये गिरे हैं ब्रिज से तो इनका सर पत्थर से टकराया है। हम पता कर रहे हैं। मैं आपको एक और बहुत जरूरी बात बता दूं कि हमने कल नर्सिंग स्टाफ के साथ जब लाइव किया था रात को 9 बजे, नर्सिंग स्टाफ ने हमें बताया कि कम से कम 40 बच्चों का शव इस हालत में लाया गया था कि वो भी उनका बॉडी नहीं देख पा रहे थे। वो बॉडी इतनी खराब स्थिति में थी। और कुछ ही घंटे बाद जब हम वापस उस अस्पताल में गए तो उस अस्पताल में रंगाई पुताई का काम चल रहा था। और ये रंगाई पुताई उन परिजनों के लिए नहीं है, उन पेशेंट्स के लिए नहीं है जिनको जरूरत है ऐसी फैसिलिटीज की। ये रंगाई पुताई इसलिए हो रही है क्योंकि आज मोरबी अस्पताल में वीवीआईपी मूवमेंट होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज अस्पताल में आने वाले हैं। तो ये काफी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये काफी शर्मनाक बात होनी चाहिए कि ऐसी ट्रेजेडी के समय भी वो लोग एक तरीके का शो ऑफ करना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री को ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए हमारे अस्पताल में कितनी अच्छी सुविधाएं थी जो कि इससे पहले नहीं थी। अब आपने दूसरी बात जो रेस्क्यू ऑपरेशन का मैं आपको एक छोटा सा अपडेट दे देती हूँ। वो सुबह 6 बजे से वापस शुरू हो गया है। सरकार का कहना है कि सिर्फ एक आदमी की खोज अभी भी बाकी है, पर जो रेस्क्यू टीम्स है वो बता रही है कि एक से ज्यादा का आंकड़ा है। पर अभी जो डेथ टोल जो कंफर्म हुई है वो है 135। 135 लोग इस घटना में मर चुके हैं। 100 से ज्यादा इंजर अस्पताल में एडमिट थे। बहुत से डिस्चार्ज हो गए हैं। कई लोग अभी भी अस्पताल में एडमिट है। अब आपने जो लैप्सेस की बात किया, जो आपने इस ब्रिज, ये जो ब्रिज गिरा है इसमें किस तरीके की लैप्सेस थे वो मैं आपको सबसे पहले गिनवा दूं। ओरेवा जो कंपनी है वो एक घड़ी बनाने की कंपनी है, वॉच मेकर कंपनी है। तो इस तरीके की कंपनी जिसकी काबिलियत भी नहीं थी एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, एक पब्लिक ब्रिज को रिपेयर करने की, सबसे पहली बात कि उनको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, उनको गवर्नमेंट टेंडर क्यों दिया गया जब उनकी काबिलियत ही नहीं थी इस तरीके का काम करने की। दूसरा जो सवाल है वो ये है कि हमको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चीफ ने घटना के कुछ ही घंटों बाद बताया था कि इस प्राइवेट कंपनी ने फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है ब्रिज को खोलने से पहले, वो उन्होंने नहीं लिया। पर कल हमने देखा कि इस प्राइवेट कंपनी ने 26 अक्टूबर को एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। पूरे जोर शोर से एक इनॉग्रेशन होकर ये ब्रिज ओपन हुआ था और उनका कहना था, उनका दावा था कि अगले 8 से 10 साल तक इस ब्रिज को किसी रेनोवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 5 दिनों बाद ही हमने एक इतनी बड़ी दुर्घटना देखी जो ना ही सिर्फ गुजरात में, पूरे देश भर में हमने रिसेंट टाइम्स में नहीं देखी है। तो मेरा सवाल ये है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और सरकार से कि जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब 5 दिनों से इतने सारे लोगों को टिकट बेच के एक ब्रिज पे ओवरक्राउड होने को अलाउ किया जा रहा था, तब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पुलिस, सरकार के लोग कहां थे? क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी पे पूरा ब्लेम डालने से नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक प्राइवेट कंपनी ने अपनी मर्जी से एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिज को खोल दिया और लोगों को टिकट बेचना शुरू कर दिया। पुलिस कहां थी? मोरबी की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहां थी? मोरबी का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां था? सरकार के लोग कहां थे? तो ये सभी सवाल है जो हम लगातार सरकार से, होम मिनिस्टर से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, पुलिस से ग्राउंड पे पूछते जा रहे हैं, आज भी पूछते रहेंगे। पर सबसे जरूरी बात इस वक्त ये है कि अभी भी बहुत लोग हैं जो अपने गुमशुदा जो उनके रिलेटिव्स थे, परिजन थे, उनकी अभी भी खोज कर रहे हैं। वो लोग अस्पताल में जा रहे हैं। कई अहम सवाल यहाँ पर उठाए और बहुत ही वाजिब सवाल है। सरकार उस वक्त कहाँ थी और एक प्राइवेट कंपनी के सर मर देना पूरा का पूरा ये घटना वो कितनी वाजिब है। यहाँ पर जब टिकटें बांटी जा रही थी, टिकटें बेची जा रही थी, तब सरकार कहां थी? तमाम चीजें यहाँ पहलू, आपने अहम पहलुओं पर रोशनी डाली। यहाँ पर तनुश्री ये भी बताएं, जो कार्रवाई के नाम पर कार्रवाई हुई है, 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो भी सिर्फ नाम की कार्रवाई दिख रही है? सुरक्षा गार्ड्स हो चाहे क्लर्क को पकड़ लेना, उसके लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है?
बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो पूरा एक कार्रवाई की गई है, 9 लोगों को पहले डिटेन किया गया था सवाल जवाब के लिए, उसके बाद 4 लोगों को अरेस्ट किया गया। मैं आपको बता दूं कि इन 4 लोगों में से एक बहुत ही मिडिल लेवल मैनेजर है, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स है और 1 क्लर्क है। अब आप उम्मीद कर सकती हैं, और एक जो टिकट बेच रहा था ब्रिज पे, कि इनकी क्या गलती रही होगी। ये लोग छोटे लेवल के कर्मचारी हैं, जिनको जैसा कहा गया होगा, जैसा ऑर्डर दिया हो गया, इन्होंने वैसा काम किया होगा। तो ये जो पूरा अभी कार्रवाई पुलिस कर रही है, साफ साफ जाहिर सी बात है कि ये सब एक तरीके का पूरे मामले को हश करने के लिए, पूरे मामले को शांत करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि गलती तो उस एडमिनिस्ट्रेशन की है जिन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया, गलती उन एडमिनिस्ट्रेशन की है जिन्होंने इसको एनओसी नहीं दिया, इसका क्वालिटी चेक नहीं किया और इस ब्रिज को खोल दिया गुजराती न्यू ईयर के मौके पे की, और 17 रुपए का टिकट भी बांटना शुरू कर दिया और 500 से ज्यादा लोगों को इस ब्रिज पे अलाउ किया गया। वो सब सवालों का जवाब देना बहुत जरूरी है। पर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस वक्त पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो एक तरीके की पूरा मामले को दबाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है, हो सकता है उन लोगों का इस मामले से कोई लेना देना नहीं हो। वो लोग बहुत छोटे लेवल के कर्मचारी हैं ओरेवा कंपनी में। जो बड़े कर्मचारी हैं, जो बॉसेस हैं, उनको पुलिस ने अब तक हाथ भी नहीं लगाया है। उनको पुलिस ने अब तक क्वेश्चनिंग के लिए, सवाल जवाब के लिए भी पुलिस थाने में नहीं बुलाया है। और हम लोग ऐसा ही देखते हैं भारत में, जब भी कोई बड़ी दुर्घटना होती है, ट्रेजेडी होती है, जो बड़े लोग होते हैं, जो एक्चुअली ट्रेजेडी के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनको तो छोड़ दिया जाता है, पर जो छोटे लोग होते हैं उनको सस्पेंड किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। इसीलिए इस तरीके की दुर्घटनाएं भारत में लगातार दोहराई जाती है, वापस ट्रेजेडीज पे ट्रेजेडीज होती हैं। पर बहुत जरूरी है इस बार अकाउंटेबिलिटी को पिन करना, क्योंकि मैं आपको बता दूं आदिति, 135 लोग, 135 लोगों का मरना, जिसमें से ज्यादातर छोटे बच्चे थे। 2 साल का एक छोटा बच्चा, आप समझ सकते हैं कि उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी जब वो लोग एक 2 साल के छोटे बच्चे का शव अपने हाथ में पकड़ के खड़े होंगे, उसका अंतिम संस्कार करने गए होंगे। आप सिर्फ सोचिए कि उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। सरकार को इस वक्त पे आके वो लोग, जो लोग मर चुके हैं, उनको तो वापस नहीं ला सकते, पर सरकार इस वक्त पे आके अगर इन सवालों के जवाब दे, लोगों के सामने अपनी सफाई रखे, तो ये बहुत अच्छा होगा, ताकि इस तरीके की दुर्घटनाएं आगे हमारे भारत देश में ना दोहराई जा सके। लेकिन तनुश्री, ऐसा लगता नहीं है कि सरकार आकर कोई अपना उत्तरदायित्व लेगी या कोई जवाबदेही तय करेगी, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि जांच कमेटियां बना दी जाती हैं और फिर उसके बाद जांच कहां पहुंचती है ये आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और जिन लोगों ने 135 लोगों की जान जाने के बाद भी तनुश्री अगर सरकारें ना जागें तो इससे ज्यादा शर्मनाक क्या ही हो सकता है। ये मैं आपसे और समझना चाह रही हूँ तनुश्री कि आपने बताया कि आज सुबह से एक बार फिर से जो बचाव अभियान है वो शुरू हो गया है। क्या अब ये अंदाजा लगाया जा पाया है अब तक कि कितने लोग होंगे जिन्हें अभी भी निकाला जा रहा है, क्योंकि अब तो लोग अपनों की तलाश के लिए भी आ गए हैं, तो लापता लोगों का भी अब अंदाजा लग गया होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपको बता दूं कि कल शाम लगभग 7 बजे जब अंधेरा होना शुरू हो गया था, तो रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया था। आज सुबह 6 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन वापस चालू कर दिया गया है। जो गोताखोर हैं, जो स्विमर्स, डाइवर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी और नेवी के यूनिट्स हैं, वो वापस सर्च उन्होंने नदी में, मच्छू नदी में चालू कर दिया है। अब सरकार का जो आंकड़ा है, वो सरकार का कहना है कि सिर्फ एक और इंसान मिसिंग है जिसकी वो लोग खोज कर रहे हैं, पर हम जो रेस्क्यू जो टीम्स है ग्राउंड पे, उनका कहना है कि ये आंकड़ा 1 से ज्यादा है, क्योंकि बहुत से ऐसे परिवार थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो बाहर शहरों के थे, बाहर दूसरे स्टेट्स के थे, बिहार और यूपी के थे, जो छठ बना रहे थे। उनकी फैमिलीज को कल तक पता भी नहीं था, तो उनकी फैमिलीज आज आ रही हैं गुजरात में, और गुजरात में आके मिसिंग कंप्लेंट फाइल करा रही हैं। तो पुलिस को आंकड़ा और भी ज्यादा क्लियर होता जा रहा है कि कितने लोग मिसिंग हैं। हम आपको अब से कुछ ही देर में एग्जैक्ट आंकड़ा देंगे कि कितने लोग अभी भी कितने लोगों की खोज जारी है। पर मैं आपको भी ग्राउंड से ये बता दूं कि रेस्क्यू मिशन पूरे जोर शोर से चल रहा है। सभी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम सुबह 6 बजे से वापस लग गई है, और जो हमें ग्राउंड पे देखने मिल रहा है, उससे यही लग रहा है कि आंकड़ा, जितने लोग मिसिंग है, आंकड़ा डेफिनेटली 1 से ज्यादा का ही है, क्योंकि इतने सारी टीम खोज कर रही है, तो जरूर वो एक इंसान की खोज तो नहीं कर रही होगी। पर सरकार का कहना है कि सिर्फ एक ही आदमी अभी मिसिंग है। हम लोग कुछ ही देर में आपको एग्जैक्ट फिगर देंगे कि कितने लोगों की खोज अभी जारी है।
जी तनुश्री, बहुत बहुत शुक्रिया मोरबी से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए और बताने के लिए कि किस तरह से दावे किए जा रहे हैं और हकीकत क्या है। सरकार दावा कर रही है कि एक शख्स है जिसको अब ढूंढा जाना बाकी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें सुबह 6 बजे से जो है इस मिशन में लगी हुई हैं, लेकिन जैसा कि तनुश्री बता रही हैं, जो बचाव टीमों से उनकी बात हुई है उसके मुताबिक इनकी संख्या जो है काफी ज्यादा भी हो सकती है। लापता लोगों को ढूंढने की कोशिशें लगातार सुबह से ही जारी हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के पुणे से, जहां मार्वल विस्टा इमारत में आग लग गई है। ये इमारत जो है लुल्ला नगर चौक पर थी जहां पर आग लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां जो 7 मंजिला इमारत है उसकी ऊपरी मंजिल पर यह आग लगी है। तो आग बुझाने में 6 दमकल की गाड़ियां जुटी हुई हैं। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा का। सोहित, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं ऊपरी मंजिल पर ये जो आग लगी है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है और क्या अभी भी आग लगी हुई है? अदिति और जया, देखिए जो आग है उस पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। अदिति, ये जो आग लगी है पुणे के कोडवा इलाके में लगी हुई है। यहाँ पर लुल्ला नगर चौक है जहाँ पर ये मार्वल विस्टा बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग इसलिए भी मशहूर है क्योंकि जहीर खान जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं, उनके एक रेस्टोरेंट यहाँ पर मौजूद है। और इसी इमारत में जो ऊपरी मंजिल है, यानी जो 7th फ्लोर है, 7वीं मंजिल है, वहां पर यह आग लगी हुई है। दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। देखिए, ये हाई राइज इमारत एक तरीके से इसे मानी जा रही है क्योंकि और इसलिए आग बुझाने में कई मशक्कत भी का सामना भी करना पड़ता है। और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, जो आग की लपटें हैं, उसे देखकर समझा जा सकता है कि ये कितनी बड़ी आग है। तो एक बार जब आग पर काबू पाया जाएगा उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि आग किन कारणों से लगी है। फिलहाल दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। अब तक किसी के फंसे होने की खबर नहीं है। मैंने ये भी पता लगाने की कोशिश की कि ये इमारत के जो रेस्टोरेंट हैं ये सुबह 11 साढ़े 11 के बाद खुलते हैं, तो ऐसे में वहां पर लोगों के मौजूद होने की जो चांसेस हैं वो भी काफी कम है। बहरहाल दमकल विभाग के अधिकारी और उनके जो गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद हैं और कोशिशें जारी हैं कि जो टॉप फ्लोर पर आग लगी है उसे जल्द से जल्द बुझाया जाए। जी सोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो 7 मंजिला इमारत की ऊपरी मंजिल पर यह आग लगी है। आग लगने के कारण अभी तक साफ नहीं है, लेकिन जो 6 दमकल की गाड़ियां हैं वो उस आग को बुझाने के काम में लगी हुई हैं। और जैसा कि सोहित बता रहे हैं कि यहाँ पर अभी जो जानकारी शुरुआती मिल रही है, यहाँ पर लोग मौजूद नहीं थे, इसलिए किसी के हताहत होने की कोई जानकारी अभी नहीं है।